अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोऑर्डिनेटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 43 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोऑर्डिनेटर 4 के साथ रिएक्ट जेएस को इंटीग्रेट करना सीखेंगे और ये सीखेंगे कि कोऑर्डिनेटर 4 और रिएक्ट जेएस की मदद से हम किस तरीके से सिंगल पेज एप्लीकेशंस, जिनको स्पा भी कहा जाता है, वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिएक्ट जेएस में रिएक्ट राउटर को भी यूज़ करेंगे ताकि हम अपनी नेविगेशन को भी सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह की नेविगेशन बना सकें। और हम जो दूसरी चीज़ है वो रिएक्ट जेएस को एज अ सेपरेट टूल नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि उसको इंटीग्रेट करेंगे कोऑर्डिनेटर 4 के साथ। जिस तरीके से जो दोस्त मेरी लारावल की सीरीज़ अगर फॉलो कर चुके हैं तो उनको पता होगा कि लारावल के अंदर हम रिएक्ट जेएस और व्यू जेएस को इंटीग्रेट कर सकते हैं विद इन लारावल। तो उसी तरीके से उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटर 4 के अंदर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं रिएक्ट जेएस को, व्यू जेएस को और उसके अलावा एंगुलर जेएस को भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। इसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर है, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। उनके लिंक्स भी आपको एज अ लोअर थर्ड मिल जाएंगे। और अगर आप इन सोशल मीडिया नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को इन तमाम नेटवर्क्स पर भी, ताकि आप लेटेस्ट न्यूज़ और व्यूज़ से अप टू डेट रह सकें। इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोऑर्डिनेटर 4 और रिएक्ट जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, रिएक्ट जेएस को इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं लारावल मिक्स को, जो कि एक एलिगेंट रैपर है अराउंड वेब पैक फॉर द 80% यूज़ केसेस। मतलब आप इसकी मदद से 80% अपनी फ्रंट एंड यूआई इंटरफेसेस को हैंडल कर सकते हैं, नॉट ओनली इन कोऑर्डिनेटर 4 बल्कि लारावल में भी यही यूज़ होता है। इसके अलावा मैंने जो जेंगो की सीरीज़ बनाई थी, जेंगो के अंदर भी मैंने आपको इसी के थ्रू फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग इंटीग्रेट करना सिखाई थी। तो कोऑर्डिनेटर 4 के अंदर भी हम इसी लारावल मिक्स को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और इसके इंस्टॉलेशन सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे कि इसको किस तरीके से हमने इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर उसने जो तरीका बताया है कि सबसे पहले आपने एक डायरेक्टरी बना लेनी है, और यहाँ पर वो कमांड लाइन से डायरेक्टरी बना रहा है तो हम इसको बनाएंगे यूजिंग सबलाइम टेक्स्ट 3। उसके बाद उसमें आपने ये कमांड रन करनी है np init-y। ये क्या करेगी, हमें एक composer.json फाइल बना के दे देगी रूट पर। फिर हमने npm इंस्टॉल करना है लारावल मिक्स को एज अ डेव डिपेंडेंसी, और उसके बाद कॉपी करना है नोड मॉड्यूल के अंदर से लारावल मिक्स के फोल्डर से सेटअप के फोल्डर में जाके वहाँ से webpack.mix.js को रूट पर कॉपी करना है। अब चूँकि इसने ये सारे तरीके बताए हैं कमांड लाइन से, तो हम भी कमांड लाइन को ही यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं टर्मिनल को ले आता हूँ अपने स्क्रीन पर सामने, और ये आ गया हमारा टर्मिनल। सॉरी वो डर गया, थोड़ा सा बैक चला गया। तो ये है हमारा टर्मिनल और मैं इस वक्त हूँ CI4 ऐप के फोल्डर में। तो जैसे उसने बताया, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो जैसे उसने डॉक्यूमेंटेशन में बताया यहाँ पर कि हमें मेक डायरेक्टरी करना है माई ऐप के नाम से। मैं यहाँ पर mkdir करता हूँ और उसको मैं src का नाम दे देता हूँ। तो उसने माई ऐप का, मैं उसको src का नाम दे देता हूँ। हमने इसको बना लिया। उसके बाद उसने कहा जी कि cd करके जाना है। मुझे cd करके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो है रूट पर composer.json बनानी है। तो इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा, बल्कि यहाँ पर आई थिंक ऑलरेडी composer.json मौजूद है। npm init वैसे भी मैं लिख देता हूँ ताकि एक empty json फाइल क्रिएट हो जाए। तो ये हमारे पास empty json फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए package.json। तो इसके अलावा यहाँ पर अच्छा वो composer.json थी, ठीक है। package.json क्रिएट हो चुकी है और ये इसका नेम है, डिस्क्रिप्शन है, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटर यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ चुका है, हालांकि मैंने नहीं ये लिखा। और यहाँ पर वो कह रहा है कि जी मेन इंडेक्स फाइल, मेन जो है वो index.js फाइल है, तो हमारी index.js फाइल नहीं होगी। खैर एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। उसने कहा जी npm इंस्टॉल करो लारावल मिक्स को।
तो वापस टर्मिनल पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं npm install -d Laravel mix। अब ये जो स्विच है डैश डैश सेव डेव ये अब ओल्ड हो चुका है, अब हम यूज़ करते हैं डैश कैपिटल डी, तो ये जो है सेम काम करेगा। इसको एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास Laravel mix के नाम से एक पैकेज है जो कि हमारी कंपोजर पैकेज डॉट जेसन फाइल में यहाँ पर एज अ डेव डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगा। और उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल होने देते हैं और वापस ब्राउज़र में आते हैं। तो यहाँ पर उसने कहा कि यहाँ पर ये मिनिमम जो है वो कमांड है जिसको हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट रेप्लिकाज और फ्रंट एंड। सो इसके बाद हम यहाँ पर उसने कहा कि 2 फाइल्स क्रिएट करनी है, आपने सोर्स का फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर आपने app.js.scss फाइल क्रिएट करनी है, देन यू आर ऑल सेट टू गो। लेकिन यहाँ पर हमें एक स्क्रिप्ट भी कॉपी करना है, तो ये वाला जो स्क्रिप्ट है इसको ज़रूर आपने कॉपी करना है, npm स्क्रिप्ट्स, इनको यहाँ से कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद composer.json में आना है और यहाँ पर स्क्रिप्ट्स के सेक्शन में इसको पेस्ट कर देना है। सो मीन टाइम हम देखते हैं कि ये पैकेजेस अभी इंस्टॉल हो रहे हैं, अभी ये इनको फेच कर रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। सो ये हमारे पास सारे पैकेजेस हैं, हम npm रन डेव करके डेवलपमेंट मोड में रन कर सकते हैं और इसके अलावा npm रन वॉच करके डेवलपमेंट मोड को वॉच मोड में रन करेंगे, ताकि जैसे जैसे हम अपने फ्रंट एंड में चेंजेस करेंगे ये इसको रिकम्पाइल करेगा। इसके अलावा हम हॉट भी रन कर सकते हैं, जो कि वेब डेव सर्वर को यूज़ करेगा। इसके अलावा हम जब फाइनल कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट को, तमाम कंपोनेंट्स वगैरह हम क्रिएट कर लेंगे, React.js को इस्तेमाल करते हुए ऑथेंटिकेशन वगैरह परफॉर्म कर लेंगे, तो उसके बाद हम npm रन प्रोडक्शन करके इसको इन द प्रोडक्शन मोड रन कर सकते हैं। सो हमारे पास 2 मोड है, npm रन वॉच जो कि बेसिकली रन करता है npm रन डेवलपमेंट को विद डैश डैश वॉच स्विच, और दूसरा है npm रन prod जो कि रन करता है npm रन प्रोडक्शन को विद प्रोग्रेस एंड हाइड मॉड्यूल्स, और उसके बाद वो उसको मिनीफाई कर देगा प्रॉपर्ली ताकि हम उसको फिर यूज़ कर सकें एज अ प्रोडक्शन। सो वो प्रोडक्शन के लिए भी वही फोल्डर यूज़ करेगा जो हम वॉच के लिए यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी कि हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ fs इवेंट को वो उसने इंस्टॉल करना है, सो इसको इंस्टॉल कर लेने देते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास Laravel Mix का पैकेज वर्जन 5.0.4 इंस्टॉल हो चुका है और इसने कोई 1034 पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं यहाँ पर। उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एज अ डेव डिपेंडेंसी Laravel Mix पैकेज आ चुका है। इसके बाद हम अगर Vue.js को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो npm इंस्टॉल Vue कर लेंगे। अगर हम React.js को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो हम npm इंस्टॉल React और React DOM करेंगे। हम उनको एज अ डेव डिपेंडेंसी नहीं बल्कि एज अ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब लिखूँगा npm इंस्टॉल React एंड React DOM। इसके अलावा अगर आप @babel/preset React को भी साथ इंस्टॉल कर लें ताकि ये आसानी के साथ इसको कंपाइल कर सके, तो ये मैंने 3 पैकेजेस React DOM और babel/preset-react को, इन 3 पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा हूँ अब। तो उसके बाद उसने कहा था कि आपने यहाँ पर आना है फोल्डर के अंदर और यहाँ से हमें एक फ़ाइल चाहिए जो कि है नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में। यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के अंदर आएंगे और यहाँ से Laravel Mix के फोल्डर में हम जाएंगे। तो यहाँ पर Laravel Mix का फोल्डर, ये Laravel Mix का, उसके अंदर सेटअप का, उसके अंदर वेब पैक, ये हमें बेसिकली चाहिए। इसको मैं Ctrl+C कर लेता हूँ, कॉपी किया इसको। फिर उसके बाद मैं आता हूँ रूट पर, यहाँ पर हमारी जो है package.json फाइल है, उसके अंदर यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इस फाइल को आपने नाम देना है webpack.mix.js। फिर इसके अंदर वो कंटेंट सारा पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया, और इसका जो एक्स्ट्रा कंटेंट है क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये सारी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अलावा इस कॉन्फ़िगरेशन को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सिर्फ ये हमें लाइनें चाहिए। सो इसको मैं नेक्स्ट लाइन पर इस तरीके से ले आता हूँ।
अब यहाँ पर ये सोर्स से app.js को उठा रहा है और सोर्स से app.scss को। सो इट मीन सोर्स फोल्डर के अंदर हमें न्यू फाइल चाहिए जो होगी app.jsx, मैं उसको नाम दूंगा। अच्छा, js में नाम नहीं दे रहा उसको, jsx नाम इसलिए मैं दे रहा हूँ कि इसमें हम जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे तो जो सब लाइन टेक्स्ट है वो js को सही तरीके से सपोर्ट नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू jsx। सो मैं इसको jsx लिखूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा app.scss, तो ये हमारी css की फ़ाइल हुआ करेगी। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमने इसमें चेंज करना है webpack.mix.js में। यहाँ पर mix.js की बजाय हमने mix.react लिखना है क्योंकि हम react को कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर jsx लिख देना है। इसके बाद इसको हमने पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर JS के फ़ोल्डर में मूव करना है और CSS फाइल को पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर CSS के फ़ोल्डर में हमने मूव करना है ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें फ्रंट एंड में। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे यूजिंग npm run watch तो ये पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर एक CSS का फ़ोल्डर, उसमें ये app.css कॉपी कर देगा और एक यहाँ पर JS का फ़ोल्डर बनेगा, उसके अंदर app.js फाइल वो क्रिएट कर देगा, इस JSX को JS में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से अब हम इसको कंपाइल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप अब जो है इसको ऐड करना है, तो डेफिनेटली हम इसको ऐड करेंगे व्यूज़ के अंदर। सो ऐप के अंदर व्यूज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम आएंगे टेम्पलेट के अंदर और base.php में, और base.php में हम चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं एट द टॉप, लेकिन टॉप पर हम ऐड करेंगे सिर्फ और सिर्फ CSS को। सो यहाँ पर इसको ऐड करने का तरीका ये है कि हम base_url और उसके अंदर लिखेंगे css/app.css। इसी तरीके से जहाँ पर हमने jQuery को ऐड किया वहीं पर एट द एंड स्क्रिप्ट src, और यहाँ पर हम फिर यूज़ करेंगे PHP टैग शॉर्ट एनोटेशन और लिखेंगे बेस URL और यहाँ पर हम लिख देंगे js/app.js। सेव करेंगे इसको, तो ये हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्ट डोम, रिएक्ट और बेबल प्रीसेट 7.10.4 इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम एक दफ़ा npm run watch करेंगे ताकि ये जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी पैकेजेस हैं वो भी इंस्टॉल कर ले। सो npm run watch करेंगे तो ये कुछ और पैकेजेस हैं जो लारावल मिक्स इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि npm run डेवलपमेंट, यहाँ पर ओके। सो यहाँ पर एक और मसला npm install-d cross-env, ये मैं इंस्टॉल करना भूल गया था। इसको लारावल मिक्स के साथ ही आपने इंस्टॉल करना है। शायद उसने वहाँ पर मेंशन नहीं किया होता इसलिए मेरे जहन से भी निकल गया, लेकिन इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर उसने मेंशन किया है, नहीं मेंशन किया, देख सकते हैं आप, तो मेरे जहन से भी निकल गया था। खैर एनीवेज, तो क्रॉस env ज़रूरी है तो इसको इंस्टॉल होने दें। तो इट विल टेक लेस टाइम दिस टाइम क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, तो इट वॉन्ट टेक लॉन्ग। ओके जी, क्रॉस env भी अब इंस्टॉल हो चुके हैं। अब npm run watch करते हैं। सो npm run watch किया, अब हमारा क्रॉस env के साथ नोड env डेवलपमेंट मोड स्टार्ट हो चुका है। अब ये कुछ यहाँ पर रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी, जैसे sass हम यूज़ करें तो sass लोडर, sass resolve url लोडर, ये इन पैकेजेस को एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा ताकि ये जो हम SCSS फाइल है इसको रिकम्पाइल करके CSS में कन्वर्ट करके इसको पब्लिक के फोल्डर में सेव कर सकें। इसके अलावा वो एक एडिशनल और भी पैकेज इंस्टॉल करेगा जो कि व्यू से रिलेटेड है, व्यू टेम्पलेटिंग से। वो आई डोंट नो क्यों इंस्टॉल करता है क्योंकि हम व्यू को तो यूज़ नहीं कर रहे। हर एनीवेज, तो हमारे पास sass लोडर, sass और resolve url लोडर तीनों इंस्टॉल हो चुके हैं। ओके डन, कह रहा है कि अब इसको एक दफ़ा और रन करो। सो अगेन हम रन करते हैं npm run watch और लेट्स सी कि इस दफ़ा क्या वो व्यू राउटर को, सॉरी व्यू टेम्पलेट को इंस्टॉल करते नहीं किया। ओके, तो इसका मतलब है कि अब वो व्यू टेम्पलेट को इंस्टॉल नहीं करेगा। और ये देखिए हमारे पास पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर JS के फ़ोल्डर में app.js क्रिएट हो चुकी है और इसी तरीके से पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर CSS फ़ोल्डर में app.css ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर हम आते हैं वापस सबलाइम में और इसको वेरीफाई करते हैं कि पब्लिक फ़ोल्डर में क्या ये चीज़ें आ चुकी हैं।
तो देखिए पब्लिक फोल्डर के अंदर CSS का फोल्डर और उसमें app.css जो कि फ़िलहाल एम्प्टी है, JS के फोल्डर में app.js जो कि एम्प्टी नहीं है। सो ये हमारे पास दोनों फाइल्स सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमने React.js का जितना भी काम करना है वो इस src फोल्डर में करना है, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट करने हैं वो यहाँ पर हमने क्रिएट करने हैं। सो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, बल्कि न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जो कि रूट पर रहने देते हैं, और इसको हम जो है वो नाम दे लेते हैं रूट, या जो भी आप देना चाहें, रूट कंपोनेंट दे देते हैं। सो root.jsx। अब ये हमारा जो रूट कंपोनेंट होगा, तो इस रूट कंपोनेंट को हमने यूज़ करना है app.js में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे import react from react। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। तो चाहे तो आप फंक्शन से भी कर सकते हैं, चाहे आप इसको लेट इस तरीके से या कॉन्स्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, रूट इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप ES6 सिंटैक्स के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ H1 हेलो वर्ल्ड। ये अब एक JSX सिंटैक्स हो गया, रूट हमारे पास कंपोनेंट हो गया। तो इसको अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे रूट को, तो डिफ़ॉल्ट इसको रूट को एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। अब वापस आएंगे app.jsx में और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को। इसके अलावा React 16 में एक हमारे पास स्ट्रिक्ट के नाम से भी कंपोनेंट है, रिएक्ट स्ट्रिक्ट है, आई थिंक ये स्ट्रिक्ट रिएक्ट है, इसी नाम से है, फ्रॉम, इसको मैं चेक कर लूँगा। सो रिएक्ट, इसके बाद इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम, क्योंकि हमने इसको कंपाइल करना है। और उसके बाद हमने फाइंड करना है कि हमारे पास ऐप की आईडी मौजूद है या नहीं, क्योंकि उसके अंदर हमने इसको रेंडर करना है। सो इंपोर्ट रूट फ्रॉम डॉट स्लैश रूट, यहाँ पर रूट से हम, बल्कि इसको भी मैं स्मॉल लेटर्स में ही लिख लेता हूँ। सो इसको रीनेम कर लेते हैं, रूट को भी स्मॉल लेटर्स में रहने देते हैं। सो ऐप के अंदर हम यहाँ पर रूट से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐप इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर ये अनडिफाइंड नहीं है तो क्या करो, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर करो। अब ये हमारे पास जो रूट है ये बेसिकली रूट कंपोनेंट है, तो रूट लिखा और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनटू ऐप। तो ये सिंपल हमारे पास सिंटैक्स हो गया। तो ये हमने अच्छा, ये जो रिस्ट्रिक्ट कंपोनेंट मैंने बनाया, ये रिएक्ट स्ट्रिक्ट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, तो इसको यहाँ पर हम रैप कर देंगे इसके साथ, यहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट स्ट्रिक्ट। अच्छा, रिएक्ट स्ट्रिक्ट बेसिकली एक न्यू कन्वेंशन है। इस न्यू कन्वेंशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं रिएक्ट को स्ट्रिक्ट फॉर्म में, जिस तरीके से आपने अक्सर जावास्क्रिप्ट में यूज़ स्ट्रिक्ट कमांड को देखा होगा, जिसकी मदद से हम ये कहते हैं कि अगर कोई वेरिएबल हम रन टाइम पे, मतलब जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहाँ पर क्रिएट करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। इट मीन्स हमें पहले से वो वेरिएबल डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिक्ट मोड को। तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रिक्ट मोड। अब हम एक सिंपली व्यू ले लेते हैं, कोई सा भी व्यू ले लेंगे। तो हमारे पास जो व्यू है वो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, रिएक्ट CI4 ऐप है। सो आई थिंक हमारे पास शायद MySQL भी रनिंग में नहीं है। लेट्स सी, अगर तो एरर आया तो मुझे रन करना पड़ेगा। एनीवेज आई डोंट थिंक सो कि एरर आया, क्योंकि यहाँ पर उसने ओपन कर दिया इसको। ओके, तो लॉगिन स्क्रीन पर प्लीज़ लॉगिन की जगह पर हम ये वाला हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, और इसके लिए हम यहाँ पर इसको ऐप के अंदर रैप करेंगे। सो ये लॉगिन वाला कहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे पास है व्यूज़ के अंदर, ऐप के अंदर, व्यूज़ के अंदर यहाँ पर हमारे पास लॉगिन में है, और प्लीज़ लॉगिन है। तो इसकी क्लास देख सकते हैं आप क्या है। तो मैं यहाँ पर इस पूरी डिव को एक आईडी दे देता हूँ ऐप की। उसके बाद मैं यहाँ पर प्लीज़ लॉगिन की जगह पर ये यूज़ करूँगा टेम्पलेटिंग सिंटैक्स,
और इसके अंदर मैं सॉरी, यहाँ पर टेम्पलेटिंग सिंटैक्स यूज़ नहीं करना। यहाँ पर हमने रूट को, मतलब जो हमारे पास बल्कि यहाँ पर वो खुद ही इसको फाइंड करके रिप्लेस कर देगा रूट से। तो यहाँ पर मुझे सिंपली एक ऐड करना है, स्पैन id इज इक्वल टू ऐप, और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे, इसको आईडी नहीं देनी। सेव किया इसको, सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अगर तमाम चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं सक्सेसफुली, तो यहाँ पर मुझे प्लीज़ लॉगिन की जगह पर मिलना चाहिए था हेलो वर्ल्ड। तो बल्कि हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पर सही से लिखा है SRC के अंदर, स्ट्रिक्ट रिएक्ट स्ट्रिक्ट है। अच्छा, कोई एरर तो नहीं है, लेट्स सी कोई जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट का एरर ना हो यहाँ पर। शायद मैंने रिएक्ट स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट रिएक्ट है। एनीवेज लेट्स सी, कंसोल में जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमारे पास एरर है, रिएक्ट टाइप इज इनवैलिड, एक्सपेक्टेड अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये आई थिंक ये है तो ठीक है, रिएक्ट स्ट्रिंग ठीक है। और रूट डॉट JX में डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रूट है। सो यहाँ पर हम इंपोर्ट रिएक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। सो रिएक्ट डोम से रिएक्ट डोम और रिएक्ट डोम डॉट रेंडर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ऐप, ठीक है, ये भी सही है। अब लॉगिन में हमने यहाँ पर ID ऐप दे दी इसको। So everything is fine. React create element type. Let me remove it first. I think इस चीज़ का इशू हो सकता है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और अब इसको टेस्ट करते हैं रीलोड करके। मॉड्यूल अनएक्सपेक्टेड टोकन app.js लाइन नंबर 96, थ्रो न्यू एरर। ओके, यहाँ पर कॉमा मिसिंग हो गया था। तो अब इसको हम रीलोड करते हैं। सो दिस टाइम आई एम श्योर इट विल बिल्ड सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमें नज़र आ चुका है। तो इट मीन्स हमारी जो रिएक्ट JS की इंटीग्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और हमने रिएक्ट JS को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया है अपने कोऑर्डिनेटर 4 के प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो स्ट्रिक्ट मोड है वो बेसिकली जो है वो स्ट्रिक्ट मोड के नाम से है। तो मैंने जो उसको लिखा था रिएक्ट स्ट्रिक्ट, वो नहीं है। तो स्ट्रिक्ट मोड इज़ अ टूल for highlighting potential problems in an application like fragment. Strict mode does not render any visible UI. It activates additional checks and warning for its descendants. So ये just आपको warnings या errors की सूरत में कुछ information की सूरत में कोई टेक्स्ट देता है, जिसकी मदद से आप अपनी एप्लीकेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप मिस कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लूप है आपने लगाया, उसमें आप की एट्रीब्यूट को मिस कर जाते हैं, तो ये स्ट्रिक्ट मोड आपको बताएगा कि आपने वो मिस कर दिया और कहाँ पर मिस कर दिया। तो इसलिए ये स्ट्रिक्ट मोड भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। तो स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर इस एग्जांपल में उसने डायरेक्ट रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड लिखा है, उसने इंपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं इसको एज अ कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। सो इसके बाद हम इसको चेक करते हैं एक दफ़ा फिर कि कोई एरर तो नहीं आया। अगर अब हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाता है तो इट्स फाइन, हमारा स्ट्रिक्ट मोड भी इनेबल हो चुका है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट तक हो चुका है, आई थिंक 20 मिनट्स प्लस का हो चुका है। तो मैं इसको और ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने कोऑर्डिनेटर 4 के प्रोजेक्ट में रिएक्ट JS को इनेबल कीजिए, व्यू JS को इनेबल कीजिए, एंगुलर JS को इंटीग्रेट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपने उसको सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया। तो सिंपल कॉन्सेप्ट उसका यही है कि जहाँ पर मैंने रिएक्ट डोम और बेबल रिएक्ट प्रीसेट को इंस्टॉल किया,
उस पोर्शन पे आकर आपने इंस्टॉल करना है व्यू को या एंगुलर जेएस को। अच्छा, यहाँ पर मैं एंगुलर की बात नहीं कर रहा, एंगुलर जेएस की बात कर रहा हूँ, जिसका लेटेस्ट वर्जन <2 है, जो कि 1.8 है। तो अगर आप एंगुलर जेएस की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर npm इंस्टॉल के थ्रू उसका मेथड भी मिल जाएगा। सिंपली आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपने अपनी app.jsx फाइल के अंदर उसको यूज़ कर लेना है। और जो चीज़ आपने ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप व्यू या आप एंगुलर जेएस को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर mix.react की जगह mix.js आएगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, अदरवाइज़ वो कोड आपका काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, आपने app.jsx उसका नाम नहीं रखना, app.js नाम रखना है अगर आप Vue.js को यूज़ करना चाह रहे हैं या आप AngularJS को यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं भी अगर चाहूँ तो इसको नाम दे सकता हूँ app.js का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कोई इशू ना क्रिएट करे। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये जावास्क्रिप्ट वेबपैक को यूज़ कर रहा है। तो सपोज़ अगर मैं इसको नाम, अच्छा ये तो वेबपैक है ना, तो अगर मैं रिएक्ट यहाँ पर app.js को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर JSX को एज अ वो डिफ़ॉल्ट प्रीटियर या आप जो भी कह लें फॉर्मेटर यूज़ कर रहा है। और अगर मैं इसको नाम दूँ JS तो फिर प्रॉब्लम होगी कि वो उसको एज अ जावास्क्रिप्ट लेगा। देखिए मैं इसको अगर एज अ जावास्क्रिप्ट डोनेट करता हूँ जावास्क्रिप्ट, तो इसमें आप देखें कुछ अजीब सी चेंजेस आ गए, जैसे ये कलर ग्रीन हो चुका है, विच डजेंट बिलोंग टू दिस, इट लुक लाइक वियर्ड। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसको सबलाइम टेक्स्ट को, तो यहाँ पर मेक श्योर कीजिए या आप मैनुअली इसको JSX कर दें, तो जिससे एटलीस्ट इसका जो मोड है वो फाइन रहेगा। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दी। तो इसके बाद मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आपने क्या रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया या व्यू या एंगुलर में से किस में आपको प्रॉब्लम हो रही है इंटीग्रेट करने में कोडिग्नेटर 4 के बाद, कोडिग्नेटर 4 के साथ। तो उसके बाद मैं आपको कुछ और उसकी टिप्स भी बताऊंगा, क्योंकि आप इसको एज अ फ्रंट एंड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक सेपरेट npx के थ्रू भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर कोडिग्नेटर 4 की APIs को उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं बेसिकली, इसको जो दोनों ही सेम तरीके हैं। सिर्फ इसमें इस तरीके में ये फ़ायदा हमें कि हमें कोर्स के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। जबकि अगर हम इसको एज अ सेपरेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं स्टैंड लोन यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो देन हमें जो है वो कोर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा और यहाँ पर कोडिग्नेटर 4 के अंदर कोर्स का पैकेज ऐड करके कोर्स को एनेबल भी करना पड़ेगा, ताकि हम उसको हिट करें अगर तो वो उसको रिस्पॉन्स करे प्रॉपरली। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।